पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। बता दें कि जसवंत सिंह ने अटल और अडवाणी के बेहद करीबी थे। 2014 में घर में गिरने के बाद 6 साल से जसवंत कोमा में थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रख्यात नेता रहे जसवंत सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक जताया है और श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में लिखा, जसवंत सिंह जी ने हमारे देश की सेवा पूरी मेहनत से की। पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान अटल जी की सरकार के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों को संभाला और वित्त, रक्षा और बाहरी मामलों की दुनिया में एक मजबूत छाप छोड़ी। उनके निधन से दुखी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की आम सभा को संबोधित करते हुए कोरोना वायरस के हालात पर चर्चा की। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। पीएम मोदी आज मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारण होगा। बताते चले कि हर महीने के आखिरी रविवार को पीएम मन की बात करते हैं। 28 सितंबर 1907 को जिला लायलपुर और अब फैसलाबाद पाकिस्तान के गांव बावली में जन्मे शहीद भगत सिंह की आज 111वीं जयंती है। देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए 23 मार्च 1931 में भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी से लटका दिया था। उनका वो घर भी मौजूद है जहां उनका जन्म हुआ था और जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। ये मकान अब पाकिस्तान में है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले बीजेपी ने संगठन में कई अहम बदलाव किए हैं। बीजेपी की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत कई अहम पदों में बदलाव करते हुए नए चेहरों को भी मौका दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा है, नई टीम को बधाई और शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि भारत के लोगों को की निस्वार्थ भाव और समर्पण के साथ सेवा कर हमारी पार्टी की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखेंगे। गरीबों को सशक्त बनाने के लिए वे कड़ी मेहनत करेंगे। मोदी सरकार की ओर से लाए गए कृषि बिल को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रही हैं। किसानों के साथ विपक्ष भी आंदोलन कर रहा है। तो वहीं अब बीजेपी के 22 साल पुराने गठबंधन सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। कृषि बिल के विरोध में शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से 22 साल पुराना नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने आज संयुक्त बैठक बुलाई है। कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन की अगली रणनीति पर चर्चा होगी। दिल्ली में हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी के किसान संगठन को बुलाया गया है। जेईई एडवांस की परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा में 1,60,000 अभ्यर्थी शामिल हो रही हैं। परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गैजेट, बड़े बटन वाले ड्रेस, चैन, अंगूठी, ब्रेसलेट पहनकर आने पर रोक होगी। वहीं कोविड-19 नियमों के पालन के साथ अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में क्षितिज ने कई राज खोले। उन्होंने ड्रग डीलर्स से ड्रग लेने की बात कबूल की है। शनिवार को एनसीबी ने श्रद्धा कपूर संग 6 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान एक्ट्रेस ने सामने कई तरह के सवाल रखे गए। बताया गया है कि श्रद्धा ने ड्रग्स लेने वाली बात से इनकार कर दिया है। श्रद्धा की जया शाह संग चैट सामने आई थी जिसमें वे CBD ऑयल मंगवा रही थी, लेकिन पूछताछ में श्रद्धा ने इस बात पर कुछ नहीं बताया है। सारा अली खान से एनसीबी की पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि सारा ने पूछताछ के दौरान ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये जरूर माना है कि वे सिगरेट स्मोक किया करती थी। वहीं सारा ने सुशांत संघ पार्टी वाली बात भी मानी है।
शनिवार के दिन एनसीबी ने एक्शन मोड में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से लंबी पूछताछ की। तीनों ही अभिनेत्रियों से ड्रग्स के केस में कई तरह के सवाल पूछे गए, लेकिन खबर के मुताबिक तीनों ही अभिनेत्रियों ने एनसीबी के सवालों के सीधे जवाब नहीं दिए, बल्कि काफी गोलमोल जवाब देने की कोशिश कर रही थी। अब खबर आई है कि एनसीबी ने दीपिका, सारा, राकुल, करिश्मा, सिमोन खंबाट और अजय शाह के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। गोरखपुर से बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने आरोप लगाया था कि उन्हें ड्रग्स माफियाओं से धमकी मिल रही है। उन्होंने कहा कि मैंने युवाओं और फिल्म इंडस्ट्री के भविष्य के लिए आवाज उठाई है। मैंने कभी अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा। मैंने अपनी आवाज युवाओं, फिल्म इंडस्ट्री और बच्चों के भविष्य के लिए उठाई है। इसके लिए मैंने अपनी फिक्र भी नहीं की। देश के भविष्य के लिए 2-5 गोलियां भी खा लेंगे तो कोई चिंता नहीं है। शनिवार को शेख जायद स्टेडियम में खेले गए आईपीएल मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 142 रन बनाए, जिसके बाद 144 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने शुभन गिल की धमाकेदार बल्लेबाजी की मदद से 7 विकेट से जीत हासिल कर ली। केकेआर के लिए यह सीजन की पहली जीत रही, तो वहीं हैदराबाद को लगातार दूसरी हार मिली है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 59 लाख से अधिक हो चुकी है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 86,600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 1,124 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल मामले 59,92,533 हो गए हैं। अब तक 94,503 मौत हो चुकी है। देश में फिलहाल कोरोना के 9,56,401 एक्टिव मामले हैं। राज्य में शनिवार को संक्रमण के 4,412 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि प्रदेश में लगातार नए मामलों के मुकाबले कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में इलाज के बाद 6,546 कोरोना मरीजों की अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। राज्य में रिकवरी रेट 83.64% पर पहुंच चुका है। एक्टिव मरीजों की संख्या अब घटकर 57,086 हो गई है। इसमें से 29,266 होम आइसोलेशन में है। लखनऊ के पीजीआई में कोरोना के कोवैक्सीन का अक्टूबर में पहले हफ्ते में ट्रायल शुरू होगा। बताते चले कि 14 से 59 साल के लोगों पर ट्रायल होगा। इसके साथ ही 60 साल से अधिक उम्र के लोगों पर भी ट्रायल किया जाएगा। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी कोवैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड में फिर बढ़ा कोरोना का ग्राफ। संक्रमितों की संख्या हुई 46,281। वहीं कोरोना से 11 नए लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं मरने वालों का आंकड़ा 566 पहुंच गया है। साथ ही कोरोना से अब तक 34,649 लोग ठीक हो चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। वह अभी उत्तराखंड की यात्रा पर है। उन्होंने लिखा कि मैंने आज अपनी पहाड़ की यात्रा के समाप्ति के अंतिम दिन प्रशासन को आग्रह करके कोरोना टेस्ट कराया। मुझे हल्का बुखार था। मैंने हिमालय यात्रा के दौरान कोविड से बचाव के सभी नियमों का पालन किया है। इसके बावजूद मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वह अपनी कोरोना जांच कराएं और खुद को आइसोलेट करें। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी दूसरे दिन भी लखनऊ में आरक्षण और एमआरसी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताते चलें कि सहायक भर्ती के अभ्यर्थी इको गार्डन पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सरकार से लिखित में जवाब नहीं मिल जाता तब तक धरना प्रदर्शन नहीं समाप्त होगा। अभ्यर्थियों की मांग रखी है कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कराई जाए। हाथरस के जजेरा चौकी में तैनात दरोगा ने सिपाहियों के साथ मिलकर होटल संचालक की जमकर पिटाई कर दी और उसका मारपीट की धाराओं में चालान कर दिया। बताया जा रहा है कि होटल संचालक ने दरोगा से अपने होटल पर शराब पीने के लिए मना किया था और खाने के पैसे मांगे थे। मामले में होटल संचालक ने पुलिस के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है। बुलंदशहर के सिटी पॉश मार्केट अंसारी रोड पर 2 युवकों ने युवती से पर्स छीनकर फरार हो गए। पीड़ित युवती ने 112 पर पुलिस को सूचना दी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित की मां निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। पीड़िता की सूचना पाकर मौके पर नगर कोतवाली पुलिस पहुंच गई।
उन्नाव के फतेहपुर 84 थाना इलाके में महिला ने राजस्व टीम के सामने खुदकुशी की कोशिश की है। अधिकारियों के रोकने पर महिला ने कैरोसिन पी लिया। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताते चलें कि राजस्व टीम अवैध कब्जा हटाने गई थी। महिला का सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। गोंडा के खोड़ारे थाना क्षेत्र के स्कूल में ब्लास्ट मामले में टेरर फंडिंग के आरोपी हामिद अशरफ के करीबी पर शिकंजा कसा गया है। गोंडा और बस्ती की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सभी गैंगस्टर शमशेर आलम पर भी कार्रवाई की है। टीम ने स्कूल जमीन समेत आरओ प्लांट जब्त किया है। प्रशासन अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। बताते चलें कि शमशेर पर IRTC की वेबसाइट हैक करने का आरोप है। महोबा के थाना महोबकंठ इलाके में पिता ने गला घोंटकर अपने 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी और मौती घाट उतार दिया। पति पत्नी के किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद पिता ने मासूमों की निर्मम हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बागपत के दोघट थाना इलाके में फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि खेत में युवक पिस्टल से फायर कर रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने जांच बैठाई है। नोएडा पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए एक अनोखा अभियान चलाया है। ऑपरेशन प्रहार नाम के इस अभियान में नोएडा पुलिस ने दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद पुलिस के साथ मिलकर खोड़ा कॉलोनी में कई घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया। कई घंटे नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद की पुलिस ने खोड़ा कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन चलाया और करीब 27 संदिग्ध बदमाशों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए बदमाशों पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। फर्रुखाबाद के शमशानबाद थाना क्षेत्र के सहरैया तिराहे पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। तो वहीं मुठभेड़ के दौरान सब इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बदमाश ऋषि मिश्रा पर लूट और डकैती के आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उन्नाव के बांगरमऊ के सराय मोहल्ले में जर्जर घर गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिससे घर में मौजूद सभी लोग मलबे में दब गए। पुलिस ने मलबे में दबे सभी 8 लोगों को निकाला है, जबकि मलबे में दबे 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। आज से वाराणसी में पर्यटक अलकनंदा क्रूज पर सैर कर सकेंगे। पर्यटक शाम 5:30 बजे से शाम 7 बजे तक गंगा में सैर कर सकेंगे। क्रूज में सवार होने के लिए आधा घंटा पहले पर्यटकों को पहुंचना होगा। फिलहाल क्रूज का संचालन खिड़किया घाट से 80 घाट के बीच शाम के समय किया जाएगा। अलीगढ़ के आवास विकास कॉलोनी स्थित पोखर में मगरमच्छ दिखाई दिया, जिससे लोगों में खौफ का माहौल है। कई बार शिकायत करने के बाद भी वन विभाग की टीम मगरमच्छ को पकड़ने नहीं पहुंची। हापुड़ के धौलाना इलाके में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने बाइक सवार एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश कैलाश उर्फ बिट्टू के पैर में गोली लगी है, तो वहीं एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की है। अलीगढ़ के अकराबाद थाना इलाके में पुलिस की कार्यशैली से नाराज युवक ने अपने भाई को खोजने के लिए 21,000 रुपए का इनाम रखा है। बताया जा रहा है कि शादी के 10 दिन बाद युवक गायब हुआ था। परिजनों का कहना है कि वे 1 साल से थाने का चक्कर लगा रहा था। अलीगढ़ में शराब के नशे में युवक ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। शराब के नशे में युवक ने फावड़े से ताबड़तोड़ प्रहार कर युवक की हत्या कर दी। तो वहीं वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। बागपत के जंगलों में शराब तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक तस्कर घायल हो गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस ने एक वाहन से दर्जनों पेटी देशी शराब बरामद की है, जिन्हें हरियाणा में तस्करी कर बागपत लाया जा रहा था। तो वहीं घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। नजीबाबाद थाना क्षेत्र में एक आदमी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव कार में गोली लगी हालत में मिला। राहगीरों की सूचना पर
मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। कासगंज में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक किशोरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं किशोरी के परिजनों ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े ट्रैवल्स एजेंसी के संचालक को अगवा कर लिया गया। ऐसे में परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। एटा से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां आज खून के रिश्ते शर्मसार हो गए। दरअसल एक भाई ने अपने सगे भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और वहीं हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल में जुट गई है। रामपुर में शव को सड़क पर रख ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। दरअसल झगड़े में घायल हुए शख्स की मौत होने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और वहीं ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जालौर में महिलाओं ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ज्वेलरी शॉप में महिलाओं ने करीब 6 लाख रुपए की ज्वेलरी चुरा ली। वहीं चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बरेली पुलिस को फर्जी कॉल सेंटर पकड़ने में सफलता मिली है। दरअसल एक शख्स मैरिज ब्यूरो के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था। पुलिस ने इस संबंध में फर्जी कॉल सेंटर संचालक को गिरफ्तार करने के साथ 13 लड़कियों को हिरासत में लिया है। हाल ही में सरकारी नौकरी में एक के बाद एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। वहीं गोरखपुर में पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र के सहारे नौकरी लेने आए 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जिला उद्यान केंद्र में आज ज्वाइनिंग के लिए आए 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। थाने में ले जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। मिर्जापुर में सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के अमानगंज की घटना बताई जा रही है। औरैया में दिन दहाड़े गोलीकांड से सनसनी फैल गई। शहर के सदर बाजार में युवक को गोली मार दी गई, जिसके बाद गंभीर हालत में युवक को रेफर किया गया। तो वहीं दिन दहाड़े सदर बाजार में गोलीकांड से शहर के लोगों में दहशत का माहौल है। रायबरेली के लालगंज कोतवाली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब NH 232 पर 2 ट्रकों में आमने सामने टक्कर हो गई और हादसे में क्लीनर की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कौशाम्बी सराय अकिल थाना क्षेत्र के बजहा के पास SOG पुलिस और अंतरजनपदीय लुटेरों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हो गए, जहां पुलिस ने घायल बदमाश समेत 4 बदमाशों को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है।